इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि कोई डेटा यहाँ पड़ा है, कोई डेटा वहाँ पड़ा है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी डेटाबेस टाइप है, जो स्पेस है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, मेमोरी है। अब मेमोरी के अंदर कोई डेटा यहाँ पड़ा है, कोई डेटा यहाँ पड़ा है, कोई डेटा यहाँ पड़ा है, कोई डेटा यहाँ पड़ा है। ये वाला डेटा इससे रिलेटेड है और ये वाला डेटा इससे रिलेटेड है। तो इसको हम अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो ये जो डेटा अलग अलग रखा है इसको हम एक ही ग्रुप में बना दें, और ये जो डेटा अलग अलग रखा है इसको भी एक ही ग्रुप में बना दें। तो इसको बोलते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हमने CRUD ऑपरेशन में सीखा था, CRUD ऑपरेशन में हमने देखा कि हमने रोल नंबर की एक अरे बनाई 100 एलिमेंट की, और नेम की जो अरे बनाई वो 2D अरे बनाई कुछ इस टाइप की। इस टाइप की 100 एलिमेंट की, क्योंकि हमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना। अब यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब ये डेटा कहीं और पड़ा है और इससे रिलेटेड ये जो नाम है ये रैम में कहीं और जगह पड़ा है। अब इसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ करेंगे, और इसका जो 2D अरे का यूज़ हो रहा था, अब की बार होगा ये कि ये अरे की जगह सिर्फ एक ही वेरिएबल लगेगा, और ये 2D अरे की जगह पे सिर्फ एक ही नेम वाली अरे लगेगी। तो देखते कैसे। तो इसको मैं आपको CRUD ऑपरेशन के थ्रू नहीं बताऊंगा, आपको CRUD ऑपरेशन खुद अप्लाई करना है। CRUD ऑपरेशन का कोड आपके पास में, स्ट्रक्चर सीखने के बाद मैं आपको CRUD ऑपरेशन के जो कोड है उसमें एडिटिंग करके जो मैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको सिखाऊंगा वो डालना रहेगा। वो कैसे रहेगा वो मैं एंड में बता दूंगा। अभी हमारा काम है स्ट्रक्चर सीखना, तो अभी आप हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर्स। हेडिंग डालते से ही मैं कोड टाइप कर रहा हूँ आपके लिए, उस कोड को ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, और उसका आउटपुट वगैरह भी हम देखेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं हम टर्मिनल पे। CD डेस्कटॉप पे आ गए। एक फाइल बना ली हमने abcd.c नाम की, उसको ओपन कर लिया। ठीक है, उसमें हैश इंक्लूड, इसको मैं हैश इंक्लूड इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में अब लिखिए स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के आगे जो स्ट्रक्चर का नाम है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, इसके बारे में थ्योरी अभी लिखा होगा 2 मिनट में, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस स्ट्रक्ट का नाम है ABC। अब स्ट्रक्ट की जो इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर डेफिनेशन आती है, हमें पता है किसी भी फंक्शन की करली ब्रेसेस के अंदर डेफिनेशन आती है, तो इस स्ट्रक्चर की भी करली ब्रेसेस के अंदर डेफिनेशन आएगी। अब स्ट्रक्चर को लिखने का जो सिंटेक्स है वो ऐसा है। सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर लिख लीजिए अब आप कॉपी में। सिंटेक्स, मैं सिंटेक्स बताया था सीधे। स्ट्रक्ट नेम, मतलब कि जो भी नेम है उसका वो करली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पर डेफिनेशन, करली ब्रेसेस क्लोज, और आखिरी में एक सेमीकोलन। तो मतलब कि इस साइड पे, सॉरी, कोड चले गया है तो वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूड stdio.h int main, नहीं int main नहीं, सॉरी, स्ट्रक्ट डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्ट ABC, ये ABC मतलब कि ये स्ट्रक्ट का नाम हो गया। अब करली ब्रेसेस में है, तो ये जो करली ब्रेसेस के आगे सेमीकोलन लगाना जरूरी है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर डेफिनेशन में हम कुछ डेटा टाइप्स को लिखेंगे। तो अब इसके अंदर जो हम इससे क्रिएट करेंगे वो ABC होगा। तो ABC खुद एक नया डेटा टाइप होगा जिसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम उसको क्रिएट करने का एक फॉर्मेट सीख रहे हैं। इसको मैं काट दूंगा यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा INT X और Y, और एक क्या टाइप का वेरिएबल ले लूंगा M। ठीक है, अब ये तो हमारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। अब INT मेन, अब इससे हमने एक डेटा टाइप क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब उससे जैसे हमने INT डेटा टाइप है उसके लिए हम जो मेमोरी एलोकेट करवाते हैं रैम में, तो इसके लिए कैसे कराएंगे? तो इसके लिए यहाँ पर डेटा टाइप का नाम आएगा। अब उस डेटा टाइप का नाम है स्ट्रक्ट ABC, जो ये है, ये वाला जो है यही हमारे नए डेटा टाइप का नाम है। फिर अब जैसे हम INT X लिखते हैं, मतलब कि X को हम INT टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा। तो हम 2 वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं हम G और एक लेते हैं हम T। इससे होगा ये कि स्ट्रक्ट ABC टाइप के
दो वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक जी और एक टी। जी के अंदर एक जी के अंदर INT-X रहेगा, INT-Y रहेगा और कैर M रहेगा। टी के अंदर भी एक INT-X रहेगा, INT-Y रहेगा और एक कैर M रहेगा। तो आगे डिस्कस करते हैं हम इनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी के एक्स को मतलब कि डॉट जो है वो समझाता है कि जी जो जी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एक्स वेरिएबल है उसको 10 असाइन करा दो। जी के अंदर जो y है उसको 20 असाइन करा दो। जी के अंदर जो कैर है m उसको आप कुछ भी a असाइन करा दो। अब जो t है, t के अंदर एक और x है उसको 20 असाइन करा दो। t के अंदर एक और y है उसको 30 असाइन करा दो। और t के अंदर एक m है उसको स्मॉल a असाइन करा दो। ठीक, अब इनको हम जो है प्रिंट करके देख लेंगे। तो इसके लिए अब इन सबको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट एफ। अब मान लीजिए कि हमें इस यहाँ पर एक इक्वल टू आएगा, सॉरी मान लीजिए कि इसको जी ऑफ एक्स की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना। तो यहाँ पर हम जी ऑफ एक्स एक INT टाइप की वैल्यू, तो परसेंटेज डी एन यहाँ पर जी ऑफ एक्स, जैसा हम नॉर्मल वेरिएबल को ट्रीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी ट्रीट करेंगे। उसके बाद में मैं इसी के जस्ट नीचे टी ऑफ एक्स को प्रिंट कराऊंगा। तो पहले 10 प्रिंट होगा जो कि जी ऑफ एक्स है, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर टी ऑफ एक्स 20 प्रिंट होगा। उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि टी ऑफ वाई मतलब कि 30 प्रिंट हो जाए। 30 प्रिंट हो जाएगा। अब कैरेक्टर्स प्रिंट करा देते हैं। तो कैरेक्टर्स में परसेंटेज टी बैकस्लैश एन कॉमा, सबसे पहले तो जी का एम प्रिंट करा दो। उसके बाद में आप जो है टी का एम प्रिंट करा दो। तो पहले कैपिटल ए प्रिंट होना चाहिए और बाद में स्मॉल ए। इसको चेक कर लेंगे आप कोड को। सबसे पहले आप इस कोड को अभी कॉपी कर लीजिएगा, कंपाइल कर लेने दीजिए। इसको सेव करूँगा मैं, सॉरी इसको नॉर्मली मैं डेस्कटॉप पर सेव कर दूंगा abcd.c नाम से। वो कुछ सेव करने में प्रॉब्लम आ रही थी फाइल में। अब चेक करते हैं gcc abcd.c वाली कमांड को। तो ये बोल रहा है कि मेन फंक्शन रेफरेंस्ड फ्रॉम, इस फाइल को सेव नहीं किया गया। इसको एक बार सेव करते हैं। तो फिर भी ये बोल रहा है कि इसके लिए पहले cd डेस्कटॉप पर आएंगे। cd डेस्कटॉप पर आ गए। अब एक बार gcc abcd.c करेंगे। कभी कभार टर्मिनल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब कंपाइल हो चुकी फाइल। अब ये कचरा क्लियर कर दूंगा और फिर फाइल को रन करूंगा मैं आपके लिए। तो फाइल को जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए 10 20 30, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 10, टी ऑफ एक्स की वैल्यू 20, टी ऑफ वाई की वैल्यू 30, जी ऑफ एम कैपिटल है, टी ऑफ एम स्मॉल है। तो वैसा का वैसा उसी सीक्वेंस में कोड प्रिंट हो रहा है, मतलब कि स्ट्रक्चर बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आप इस कोड को लिख लीजिए और इस आउटपुट को लिख लीजिए। पॉज करके इस कोड को लिख लीजिए, आउटपुट भी लिख लीजिए। इससे हो गई है। अब एक बार इसको वर्कआउट कैसे करेंगे। तो वर्कआउट करने के लिए इसका जो वर्कआउट स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ से मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। वर्कआउट करना जब भी स्टार्ट करते हैं तो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम स्ट्रक्ट एबीसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जी और टी को वैल्यू असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बड़ा सा गोला बनाऊंगा जी नाम से और एक बड़ा सा गोला बनाऊंगा टी नाम से। टी के अंदर एक एक्स है, एक वाई है और एक एम है, सॉरी जी के अंदर। और टी के अंदर भी एक एक्स है, एक वाई है और एक एम। ये क्या टाइप का है। उसके बाद में जी ऑफ एक्स को 10 असाइन करा दो। जी के अंदर जो एक्स है उसको 10 असाइन करा दिया। जी के अंदर वाई है उसको 20, टी के अंदर जो एक्स है उसको 20, टी के अंदर जो वाई है उसको 30, जी के अंदर कैपिटल है, एम के अंदर स्मॉल है। आप कोडिंग देख लीजिएगा, बिल्कुल यही परफेक्ट है। उसके बाद में एक एक को हमने प्रिंट करा के देख लिया आखिरी तक। इसको 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 और इसको भी प्रिंट करा सकते थे, मैंने अभी नहीं करवाया क्योंकि वो मेरा मतलब आपको प्रिंट कराना नहीं बल्कि स्ट्रक्चर का मतलब समझाना है। तो स्ट्रक्चर को हम जब भी देखेंगे तो हम एक बड़ा सा गोला बनाएंगे और उसके अंदर उन डेटा टाइप्स को लिखेंगे जो कि है। अब इससे रिलेटेड थ्योरी है बहुत ज़्यादा, तो थ्योरी लिख लीजिए आप। थ्योरी बोरिंग नहीं, अगर आप समझ समझ के लिखते हैं थ्योरी तो उसमें कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते। तो स्ट्रक्ट is a keyword to create a new data type। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको सी से हटा के प्लेन टेक्स्ट पे कर दूंगा। प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। इसमें मैं एक कीवर्ड की स्पेलिंग सुधार दूंगा आपके लिए।
स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप, मतलब स्ट्रक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम एक नए डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस program we created struct abc which was a new data type। मतलब क्या, मैंने नए डेटा टाइप को क्रिएट करा है प्रीवियस प्रोग्राम में स्ट्रक्ट एबीसी नाम के। अब आगे, द ब्लॉक विच फॉलोस स्ट्रक्ट करली ब्रेसेस सेमीकोलन, यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिए, डेफिनेशन इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्ट। मतलब कि स्ट्रक्ट के आगे जो करली ब्रेसेस के अंदर जो डेटा कॉपी जो कोड होता है, आईएनटी कैर या किसी और टाइप का कोड होता है, उस टाइप के कोड को हम जो है एक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्ट बोलते हैं। स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर एक ही बात होती है। स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म होता है स्ट्रक्ट, और सी का जो कीवर्ड है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड जो है वो स्ट्रक्ट है। तो आगे बोलेंगे, सिंस डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्ट एबीसी contains declaration of int x y and char m, they are called members of the struct। मतलब कि इसका सिंपल मतलब है, जो हमारा प्रीवियस कोड, तो चलिए कोड हट चुका है, आप पीछे जाके देखिएगा। जो हमने INT(x, y और char m को डिक्लेयर किया था स्ट्रक्ट के अंदर, तो उससे हमने ये बताया कि ये जो INT(x, y और char m है, ये उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स कहलाएंगे। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। कोई आपसे पूछता है कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्या होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स वही होते हैं जो कि उस स्ट्रक्ट की डेफिनेशन में लिखे हुए होते हैं। अब ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी। तो ये काफ़ी सिंपल गेम है। आप पीछे जाइए वीडियो में, एक बार रिवाइज करके आइए इस पूरे थ्योरी को, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम जो भी डेटा टाइप्स को लिखते हैं उसके थ्रू हम एक नए डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं। उस नए डेटा टाइप के अंदर पुराने जो हम डेटा टाइप पढ़ते हुए आए, आईएनटी, कैर, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रिंग के लिए जो कैर की अरे लगती है वो, तो हम जो डिक्लेरेशन करते हैं अगर वो हम स्ट्रक्चर के अंदर कर दें तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा जो डेटा है वो एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, हमें ज़्यादा यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा डेटा रहेगा वो कोई एप्लीकेशन बनाते टाइम यहाँ वहाँ फैला हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि एक ही जगह पर कंडेंस्ड मिलेगा। अब कुछ इंटरनल डिस्कशन करते हैं जो कि सिर्फ एक प्रो प्रोग्रामर की बस की बात है। वो है कि साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन रैम। अब सबसे पहले तो साइज ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज एक नए प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में। stdio.h के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है साइज ऑफ। इसका रिटर्न टाइप है int, मतलब कि इसको पकड़ने के लिए एक int टाइप की वैल्यू लगे, int टाइप का वेरिएबल लगे। साइज ऑफ के अंदर हम यहाँ पर एक डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, तो इससे हमारे पास में रिटर्न में साइज ऑफ डेटा टाइप आ जाता है। इसको अच्छे से समझते कोड के थ्रू। तो अब आप कोड देखिए, ये पॉज करके लिख लीजिए। अब कोड डिस्कस करता हूँ मैं नया। तो वापस से इसको हम सी में स्विच कर देते। तो ये सी में होगा, हम वापस से हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन के अंदर आए। यहाँ पर मैं रिटर्न 0 करवा दूंगा और एक ही स्टेटमेंट है इसमें। वो स्टेटमेंट ये कि printf %d\n, या फिर ऐसा करते हैं कि एक आईएनटी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, x इक्वल टू साइज ऑफ। साइज ऑफ के अंदर हम देखते हैं कि आईएनटी टाइप का जो डेटा टाइप है उसका साइज ऑफ पता करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको प्रिंट करा लेते हैं। x के अंदर हमने साइज ऑफ आईएनटी को स्टोर करा और printf %d के थ्रू हमने वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो इसको चेक कर लेते हैं, एक बार कंपाइल कर लेते हैं। gcc abcd.c कंपाइल हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है।
हमने भी यही सीखा है कि जो आईएनटी टाइप का डेटा टाइप होता है उसकी जो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है रैम में, मैं शुरू से फर्स्ट लेक्चर से चिल्लाता आ रहा हूँ कि वो 4 बाइट्स होती है। तो ये सामने लिखा हुआ है कि 4 बाइट्स, आगे बाइट्स नहीं लिखा। अगर मैं चाहूँ तो प्रिंटफ में बाइट्स लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे, अब मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ लिखता, ये आईएनटी को डिक्लेयर ही नहीं करता और प्रिंटफ में ही यहाँ पर लिख देता साइज ऑफ आईएनटी। इससे आप सोचिएगा कि क्या होगा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा, ये फंक्शन चलेगा, इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इसकी जगह पर आके रखा जाएगी और वो वैल्यू ऐसी की ऐसी प्रिंट हो जाएगी परसेंटेज डी की जगह पर। तो इसको भी सेव करके कंपाइल कर लेते हैं। तो ये कंपाइल हो चुका है, हाँ कंपाइल हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सिर्फ एक वार्निंग बता रहा है कि जो इसका रिटर्न टाइप है वो कुछ और है। अब उसका जो रिटर्न टाइप है वो अनसाइंड आईएनटी, अभी वो हमारा वो डिस्कशन नहीं है, अभी आप उसको इग्नोर करिएगा, ये कोड चल जाएगा बढ़िया। इसको मैं रन करूँगा तो अभी भी ये नए, इससे वार्निंग से कोड तो कंपाइल हो गया, उससे हमारा 4 बाइट्स आंसर आ रहा है अभी भी। अब हमारा डिस्कशन ये नहीं है कि आईएनटी कितने साइज ले रहा है, हमारा डिस्कशन है कि एक स्ट्रक्ट कितना साइज ले रहा है। तो फिर से एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्ट एबीसी कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन, इसके अंदर वही 2 आईएनटी टाइप के वेरिएबल और एक क्या टाइप का वेरिएबल। अब ये वाला स्टेटमेंट कॉपी, ये वाला स्टेटमेंट पेस्ट, आईएनटी की जगह पे साइज ऑफ तो लिखा हुआ है, साइज ऑफ के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रक्ट एबीसी। मतलब कि अब हमें स्ट्रक्ट एबीसी का साइज पता करना है। साइज ऑफ आईएनटी तो 4 प्रिंट हो जाएगा और इससे जो है स्ट्रक्ट एबीसी का साइज प्रिंट होगा। इससे हमें चेक करना है कि क्या प्रिंट होगा। तो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रिंट हो जाना चाहिए। तो नए पेज पे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने ऐसा लिखा कि स्ट्रक्ट एबीसी आईएनटी एक्स कॉमा वाई क्या है। तो अब कोशिश करते हैं पता करने की क्या होगा। तो एक तो हमारे पास आईएनटी एक्स है, दूसरा आईएनटी वाई है और एक कैर एम है। तो आईएनटी टाइप के वेरिएबल को 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं, फर्स्ट लेक्चर से चिल्ला रहा हूँ। आईएनटी वाई को भी 4 बाइट्स एलोकेट होंगे क्योंकि ये भी आईएनटी टाइप का है। कैर टाइप के वेरिएबल को 1 बाइट डिक्लेयर होता है, ये भी मैं शुरू से बता रहा हूँ। आंसर आएगा 4 + 4 8 + 1 9। तो चलिए कंपाइल कर लेते हैं, इसको मैं सेव कर लूँगा। ये मैंने इसको कंपाइल कर लिया। तो ये वो एक की जगह अब 2 वार्निंग बता रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नहीं इसका आउटपुट साइज ऑफ स्ट्रक्ट एबीसी का आउटपुट जो हमने 9 डिस्कस करा, ये 9 नहीं आएगा, 9 की जगह पर वो 12 आएगा। देख सकते हैं आप, ये 12। तो अब ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैंने तो ये पहले कोड चला के देख लिया होगा तो उस टाइम 12 आ रहा है और अब आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए 12 आ रहा है, 9 नहीं आएगा। उसका एक रीज़न है, उस रीज़न को हम थ्योरी के थ्रू डिस्कस करेंगे। काफ़ी आसान सिंपल सा रीज़न है उसके लिए। उसके लिए हमें डेटा टाइप्स के टाइप्स समझना होंगे। तो 2 सिंपल डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे हम। इसको सॉरी गलती से खुल गया। तो आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि टाइप्स, आप भी ये डिस्कशन लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं जाऊँगा। थ्योरेटिकल तो आप अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो कॉलेज में आपको बताया ही जाएगा कि इतने इतने फलाना डिका में टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कुछ जावा में होते हैं, कुछ C++ में होते हैं, कुछ सी में होते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इस डिस्कशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और एक होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से क्या मतलब है? प्रिमिटिव से मतलब है पुराना बना बनाया। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम स्ट्रक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं और प्रिमिटिव जो कि पहले से बने हुए, फॉर एग्जांपल आईएनटी, कैर, डबल, फ्लोट वगैरह वगैरह, इसकी जो हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिनको हम आज तक यूज़ करते हैं उन्हीं का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को क्रिएट करते हैं। जिससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरी है। तो आप उस थ्योरी को लिख लीजिए, ये वाला कोड लिख लीजिए, इसका आउटपुट 12 लिख लीजिए। अब हम उसका रीज़न डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको वापस से प्लेन टेक्स्ट पे कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं आपके लिए लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो साइज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इज द, ध्यान से देखिए आप, मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप मेंबर ऑफ द
स्ट्रक्ट। इसका मतलब तो इस लाइन में ही आपका जो है पूरे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो वो क्या है, इसमें ऐसा लिखा है कि साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मतलब किसी स्ट्रक्चर का जो साइज है वो हमेशा मल्टीपल होता है लार्जेस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप का। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब कि समझते हैं हमारे एग्जांपल में, तो प्रिमिटिव मतलब कि आईएनटी और प्रिमिटिव मतलब कि कैर। अब इसका जो साइज होगा वो मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट प्रिमिटिव। लार्जेस्ट मतलब कि अब आईएनटी 4 बाइट है और कैर 1 बाइट है, तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ इनमें से 4, क्योंकि 4 लार्ज है। तो मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट मतलब मल्टीपल ऑफ आईएनटी टाइप, मतलब कि इसका जो साइज होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि आंसर 12 आ रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इससे हमारी ये वाली थ्योरी सही प्रूव हो रही। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ वी कैलकुलेट मैनुअली, मतलब कि जब हमने मैनुअली कैलकुलेट करा, मैनुअली जब हमने कैलकुलेट करा था 4 + 4 + 1 जो 9 आ रहा था, तो अब वो क्यों नहीं हो रहा? तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया, द साइज विल बी 9 बट द साइज इज 12 as it is always the multiple of largest primitive। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक्स के लिए सॉरी, मैं बोल सही रहा हूँ, आप सही लिख लीजिएगा। लार्जेस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी तक सब कुछ बढ़िया, मतलब कि अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करें तो 9 आ रहा है, लेकिन 12 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 में हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ 4 में 8 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो एक कैर टाइप का है उसके लिए भी चाहिए। तो अब आगे समझते हैं कि आगे एक्चुअल में क्या होगा। उसकी थ्योरी जो है, मेन थ्योरी अब आएगी कि आगे क्या होगा। मतलब कि अब इन्वॉल्व साइज तो 9 ही है, लेकिन अब ये तो इसके सिस्टम के हिसाब से तो 12 बाइट से, तो ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए अब मैं आपके लिए एक ड्राइंग बनवाऊंगा और कुछ बेसिक थ्योरी और बची तो वो लिखवाऊँ। तो एक बेसिक थ्योरी रह गई, आपको याद नहीं रहेगी इसलिए लिखवा लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आर द डेटा टाइप्स which are created by the user, मतलब created by us लिख रहा हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं स्ट्रक्ट के थ्रू या किसी यूनियन के थ्रू। यूनियन वगैरह भी आगे डिस्कस करेंगे। यूनियन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं शायद ही डिस्कस करूंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोड मैप मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया उसमें यूनियन वगैरह और उन सब बातों का काम नहीं, क्योंकि वो टर्बो सी वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। आगे थोड़ी सी थ्योरी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप्स, मतलब कि जो पहले से ही बने बनाए डेटा टाइप्स है उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। उसके बाद मैं साइज ऑफ के बारे में भी थ्योरी लिखवा लूंगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। साइज ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ रिटर्न टाइप int which returns the size of data type passed to it। इसका ये मतलब है कि साइज ऑफ का फंक्शन में जब हम यहाँ पर कोई डेटा टाइप लिख के देते, कोई int या फिर कोई स्ट्रक्ट abc या ऐसा कुछ लिख के देते, तो ये फंक्शन हमें उसका जो डेटा टाइप का जो साइज है उसको रिटर्न कर देता है कि वो कितने बाइट्स लेगा हमारे मेमोरी के अंदर। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। आगे कुछ और थ्योरी अब उसको डिस्कस करेंगे, पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए। अब ये तो साइज ऑफ डिस्कशन हो गया हमारा, जो हमने डिस्कस किया था कि अब हम प्रोग्रामर वाले सेशन में साइज ऑफ स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके। किसी नॉर्मल प्रोग्रामर को इतना नॉलेज नहीं रहता स्ट्रक्चर के बारे में। अब क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए इतना जान रहे हैं क्योंकि आगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम सारा काम स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही करेंगे। अब डिस्कस करते हैं लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन रैम। अब आप ये हेडिंग डाल लीजिए, लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन रैम। अब ऐसा लिख लीजिए, व्हेन प्रोग्राम will be executed, the definition of struct, या फिर ऐसा करिए आप,
अभी इसको यहाँ से मत लिख ली, यहाँ से मैं आपको एक प्रोग्राम लिखवा देता हूँ नया। आपके पास में पुराना वाला प्रोग्राम होगा, मैं उसको एक और बार टाइप कर देता हूँ। तो इंक्लूड stdio.h, ये इसको मैं एक बार सी में कन्वर्ट कर दूंगा, सी में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ से हम लिखेंगे स्ट्रक्ट abc int x, y char m, इसके बाद में मेन फंक्शन स्ट्रक्ट abc जी नाम से हमें स्ट्रक्ट abc का एक वेरिएबल बनाया, मतलब कि उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई और हमारा प्रोग्राम को खत्म कर दिया। ये वाला प्रोग्राम आप लिख लीजिए कॉपी में। अब डिस्कस करते हैं थ्योरी, इसी से रिलेटेड थ्योरी रहेगी, तो अब डिस्कस करते हैं उसको। तो यहाँ पर अब आप लिख लीजिए व्हेन दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड द डेफिनेशन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो the definition, when this program will be executed, the definition of struct abc will be loaded into RAM। इसको एक बार डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत समझ लीजिए आपकी मैं ये थ्योरी क्या बोलना चाह रही, इसकी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं हम थ्योरी लिख के भी, क्योंकि इंटरव्यू में ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एंड मेमोरी विल नॉट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो इसको यहाँ से भेज देंगे अगले लाइन पर। मेमोरी विल नॉट बी एलोकेटेड, इसका मतलब ये कि जब ये प्रोग्राम कंपाइल होके हमारे सिस्टम में रन करेगा, तो शुरुआत में तो सिस्टम स्ट्रक्ट एबीसी पढ़ेगा। तो जैसे ही स्ट्रक्ट एबीसी सिस्टम पढ़ेगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब कि ये जो डेटा टाइप्स है, ये रैम में लोड हो जाएंगे, लेकिन अभी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो मेमोरी एलोकेट कब होगी? तो मेमोरी एलोकेट जब होती है, जब मेन में हम ऐसा लिखते हैं int x। इससे हमने ये सीखा है कि x के लिए int टाइप की मेमोरी एलोकेट होगी। तो वैसे ही g के लिए स्ट्रक्ट abc टाइप की मेमोरी जब एलोकेट होगी, जब उसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा जाएगा। तो ये डाउट रहता है सभी के मन में कि शुरुआत में जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, तो ये जो है ये वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। जब मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया जाएगा, उस टाइम पर मेमोरी एलोकेट होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो देखेंगे आफ्टर रीडिंग द डिक्लेरेशन इन द, ये इन गलती से, इन द मेन फंक्शन, देन ओनली द मेमोरी विल बी एलोकेटेड। मतलब कि जब फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए, डिक्लेयर करना मतलब क्या करना, डिक्लेयर करना मतलब कि int x, तो इसमें हमने x को डिक्लेयर करा, int y, इसमें हमने y को डिक्लेयर करा, int x, y और z, मतलब कि हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा। इस टाइप का जब डिक्लेरेशन होगा, जब उसके लिए जाके मेमोरी एलोकेट होगी, उससे पहले मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अब डिस्कस करते हैं कि मेमोरी एलोकेट कैसे होगी। तो सबसे पहले तो आप ये थ्योरी लिख लीजिए, और इसके ऊपर वाला प्रोग्राम तो आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिए। अब आगे डिस्कशन करते हैं हम, जब मेमोरी एलोकेट हो तो क्या होगा। तो हमने सीखा कि इसका जो साइज होगा वो 12 बाइट्स का होगा। तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो शुरुआत के 4 तो int x को, उसके आगे वाले 4 int y को, उसके आगे वाला 1 char m को, और यहाँ पर तीनों ये हो जाएंगे हमारे वेस्टेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कि एक्स्ट्रा बाइट्स को कट कर दिया जाए। स्ट्रक्चर के लिए जब भी मेमोरी एलोकेट होती है, तो सिस्टम ही ऐसा डिजाइंड है कि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर कैर टाइप का एक वेरिएबल की जगह पे कैर टाइप के 1 2 3 4 वेरिएबल भी डिक्लेयर करता डेफिनेशन में, तो भी उसका साइज 12 ही रहता। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं अब। तो जब स्ट्रक्ट के अंदर, अब इस पूरे पार्ट को मैं काट दूंगा, इस पूरे थ्योरी को मैं काट दूंगा, पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हो तो।
अब हम वापस से आते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो अब हम मैंने मान लीजिए कैट टाइप का भी एक ही वेरिएबल है तो 9 है, तो ये हो गई 10, 11 और ये 12। अब जो हमारे पास में 12, अब प्रॉपर ये 4 4 8 और ये 4 12, तो अभी भी साइज 12 ही आना चाहिए। तो अभी भी साइज 12 ही आएगा, जैसा कि आप देख ले, मैं बताता हूँ। डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा साइज ऑफ स्ट्रक्ट एबीसी सेव जीसीसी एबीसी डॉट सी। कंपाइल हो गया, वार्निंग है और एरर भी है। तो एरर क्या है, एरर क्या है, एरर एक्सपेक्टेड। यहाँ पर स्ट्रक्ट के अंदर मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया, तो अब अभी बढ़िया है, अभी सिर्फ एक वार्निंग है। तो इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो भी 12 ही लिखा आएगा। तो इस केस में भी 12 ही आएगा। और जब ये तीनों नहीं रहेंगे, जब एक बार सेव करके कंपाइल करके रन करते हैं, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। अब एक बार जब इसको कंपाइल करूंगा, फिर जब रन करूंगा तो भी 12 ही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आखिर के 3 बाइट्स हैं ये वेस्टेज ही रहेंगे, वेस्टेज। ऐसा बड़ा सा लिख लीजिए आपकी कॉपी में, वेस्टेज। अब वो एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट होती तो होती है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ थ्योरी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को लेके, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये सारा कोड काट दूंगा मैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो अब ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये वो डॉट है जिसको हमने यूज़ किया था किसी स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए। तो अब जब हमने स्ट्रक्ट शुरुआत में करा था तो जी और टी नाम के जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे, तो उसके लिए कुछ थ्योरी लिखूंगा। जी और टी रिप्रेजेंट अ ग्रुप एंड नॉट अ सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जी और टी एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक ग्रुप है। उन ग्रुप्स के अंदर एक INT-X है, एक INT-Y और एक कैर M है, ठीक है। उसके बाद में जी एंड टी आर स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो जी है और टी है वो स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद में जी एंड टी आर नॉट वेरिएबल्स। जी एंड टी कोई वेरिएबल्स नहीं है। जरूर मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स रेफरेंस के लिए यूज किया था, लेकिन जी एंड टी आर नॉट वेरिएबल्स। जी और टी जो डिक्लेयर होंगे वो वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं होंगे, उनको स्ट्रक्चर्स ही बोला जाएगा। उसके बाद में कुछ मिसकंसेप्शन उसको क्लियर करेंगे। तो स्ट्रक्ट एबीसी इज नॉट अ स्ट्रक्चर, मतलब कि जो स्ट्रक्ट एबीसी हमने लिखा था वो खुद भी एक स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड एंड नॉट अ स्ट्रक्चर। मतलब कहीं भी अगर स्ट्रक्ट लिखा हुआ आ जाए, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए स्ट्रक्ट, तो उसका मतलब आपको वहां पे चिल्लाने नहीं लगना है कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। जब वो स्ट्रक्ट का यूज किसी फंक्शन के अंदर कुछ एक ग्रुप डिक्लेयर हो, तो उस जो ग्रुप डिक्लेयर होगा उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जी और टी को डिक्लेयर करा था, तो उन जी और टी को स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, उन जी और टी को स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, उस स्ट्रक्ट को स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ये याद रखना है। कुछ सिंपल से ही मिसकंसेप्शन है जो मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद में कुछ और चीज़ें होती है, तो एक और ये मिसकंसेप्शन के लास्ट में लिखेगा जी एंड टी विच आर डिक्लेयर्ड आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स एंड नॉट एनीथिंग एल्स। मतलब इसके अलावा जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रक्चर नहीं होती जब ये डिक्लेयर होते हैं। अब जी डॉट एक्स इक्वल टू 10, इससे समझते हैं, ये लाइन लिखिए। अब इसके आगे जो बता रहा हूँ वो लिखिए। तो इससे ये होगा, अब मैं आपको इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ थ्योरी, क्योंकि मैंने जब मेरे टाइम के नोट्स थे तो वो भी इंग्लिश में। तो जी के एक्स को 10 असाइन होगा, टी डॉट वाई इज इक्वल टू 30। तो टी के वाई को 30 असाइन होगा। ऐसे ही बात करनी है हमें अपने आप से, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अपने आप से बात करने का सबसे ज़्यादा वो रहता है, काम रहता है। क्योंकि हम जब आगे बड़े बड़े कोड बनाएंगे तो हम खुद से बात करते हुए ही बनाते हैं। आपको खुद से बात करना सीखना ही पड़ेगी प्रोग्रामिंग में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
डॉट ऐसा करके लिख लीजिए, डबल कोट के अंदर डॉट इज कॉल्ड द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मतलब कि जो डॉट होता है वो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है। अब एक्स और वाई जी के मेंबर्स हैं, वाई भी टी का मेंबर है, तो इसीलिए जी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, इसीलिए इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोलते हैं। काफी सिंपल थ्योरी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। डॉट इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक, डॉट जो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है उसको हम यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मेंबर्स है, जो वेरिएबल्स है उनको एक्सेस कर सके। अगर मैंने स्ट्रक्ट ऐसा लिखा है, स्ट्रक्ट ABC, और यहाँ पर लिखा INT XYZ ABC, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने INT मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के अंदर मैंने ऐसा लिखा स्ट्रक्ट ABC नाम का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, जी को मैंने वैल्यू असाइन करा दी 1000, और उसके बाद में रिटर्न 0 करवा दिया। तो इसके आगे आप लिख लीजिए, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें जो ये वाली लाइन है, इसके आगे आप लिख लीजिए दिस लाइन इज इनसेंसिबल। मतलब कि ये लाइन बेवकूफ़ी है। अब जी तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जी के अंदर 1 2 3 4 5 6 आईएनटी टाइप की वेरिएबल है। अब आप जो 10,000 असाइन करने का बोल रहे हो, किसको करना है? तो यहाँ पर काम आता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का, कि जी के अंदर जो एक्स है उसको, जो वाई है उसका, जो ए है, जो जेड है, जो बी है, जो सी है, तो किसको ये वैल्यू असाइन करानी है, उसके लिए हम डॉट का यूज करते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज को बताने का, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने का। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं हो रहा, मैंने ऐसा लिख दिया जी एक्स, तो अब इससे कंप्यूटर सिस्टम जी एक्स नाम के वेरिएबल को ढूंढेगा जो कि है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल जी के एक्स की वैल्यू असाइन करनी, तो जी के डॉट लगा के जी के एक्स की वैल्यू 10,000 असाइन हो जाएगी। तो ये भी काफी सिंपल डिस्कशन था, ये आप लिख लीजिए, मैं काट रहा हूँ अभी इसको, लिख लीजिए इसको। अब कुछ फाइनल थ्योरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे और इस सेशन को एंड करेंगे। तो लास्ट में हम सिर्फ यही कंक्लूड करेंगे, स्ट्रक्चर इज अ वेरी पावरफुल फीचर इन ऑल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब कि हर टेक्नोलॉजी, हर प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको पता लगने वाला है, पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक, कि स्ट्रक्चर्स का कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन इज केप्ट ऑर्गेनाइज्ड व्हेन स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। मतलब जब स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऑर्गेनाइज्ड किस फॉर्म में रहता है? तो ऑर्गेनाइज्ड इन रिकॉर्ड फॉर्म, मतलब कि रिकॉर्ड्स बन जाते हैं ऐसे, कि फॉर एग्जांपल जैसे INT रोल नंबर और कैर नेम 22 कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया, उस स्ट्रक्चर का मैंने नाम रखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब जब स्टूडेंट लोड होगा तो अब ये जो रिकॉर्ड बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन गया, एक उसके अंदर रोल नंबर है और उसके अंदर नेम है। अगला रिकॉर्ड बना, उसके अंदर एक और रोल नंबर है, उसके अंदर एक और नेम है। तो इससे जो नेम है वो रोल नंबर है वो हमेशा साथ रहेंगे, अलग अलग अरे में कहीं कहीं दूसरी जगह पर नहीं पड़े होंगे। जैसे हमने लास्ट क्रेड ऑपरेशन वाली अप्रोच थी, उसमें तो हमारा कुछ डेटा यहाँ पड़ा है, कुछ डेटा वहाँ पड़ा है, वो बहुत ही अव्यवस्थित काम है और उसमें गड़बड़ होने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी एप्लीकेशन में मान लीजिए कुछ 10-12 डेटा को फिल करने की बात आ गई और 10-12 डेटा को फिल करते टाइम हमें ऐसा कुछ समस्या आई कि कुछ एक बग आ गया कोड में, तो उसको सुधारते सुधारते हमारा सालों निकल जाएंगे, लेकिन वो समस्या ठीक नहीं होगी। इसलिए स्ट्रक्चर्स का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में यही कि स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड टू
कीप द डेटा ऑर्गेनाइज्ड एंड द प्रोग्रामिंग सिंपल। इससे प्रोग्रामिंग जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम लिखते हैं कोड, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है पहले के ऑपरेशन से, मतलब कि पहले के कंपैरिजन से। तो अब हम क्या करना है, अब मैंने आपको सेशन के शुरू में ही बोला था कि अब आपको जो आपका करंट ऑपरेशन वाला कोड था, अगर आपने वो टाइप करके कहीं सेव करके रखा हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करते टाइम जहाँ पर आपने वो अरे डिक्लेयर करी थी, एक INT रोल नंबर करके एक अरे डिक्लेयर करी थी, और नेम के लिए एक वो बड़ी सी ऐसी कुछ अरे डिक्लेयर करी थी। अब आपको वो ग्लोबल डिक्लेरेशंस को काटना है और उसकी जगह पर जो मैं बता रहा हूँ उसको डिक्लेयर करना है। तो उसकी जगह पर आपको ऐसा लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके अंदर आपको एक INT रोल नंबर चाहिए। उसके बाद में आपको एक कैर नेम चाहिए, वही 22 कैरेक्टर। अब हमें जब 100 स्टूडेंट का डेटा संभाल के रखना है तो अब हमें ऐसे 100 स्ट्रक्चर्स लगेंगे, तो हम हमेशा कर देंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। मान लीजिए उसका हम नाम S रख देते हैं। अब S नाम रख दिया तो S के लिए हम ऐसा S of 100, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे 100 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ऐसे। इसमें रोल नंबर आ जाएगा और नेम आ जाएगा, इसमें भी रोल नंबर, इसमें भी नेम, इसमें रोल नंबर, इसमें भी नेम। अब इस वाली अरे को हम मेंटेन कर लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अब इस अरे को कैसे मेंटेन करें, तो अब देखते हैं। अब आपके जो CRUD ऑपरेशन वाले कोड में जिधर जिधर भी आपने रोल नंबर ऑफ ई लिखा है, आप उसको चेंज करके S ऑफ ई, मतलब कि S ऑफ ई के अंदर जो रोल नंबर है वो लिख देना। ये जहां जहां भी कोड में लिखा है उसकी जगह पर ये लिख देना है आपको। और जहां पर भी नेम ऑफ ई लिखा है वहां पर आपको S ऑफ ई डॉट नेम कर देना है। पहले हम नेम ऑफ, मतलब कि वो जो ऐसी 2D अरे थी, हम उसकी बात कर रहे थे। अब हम जो स्ट्रक्चर बने हुए उन स्ट्रक्चर में से किसी एक के नेम की बात कर रहे हैं, बस यही फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। जैसे आप ये दोनों लाइंस को चेंज करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो आपका कोड है वो सही हो जाएगा। अब ई ज़रूरी नहीं कि ई वाले, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने कोड के अंदर कहीं पर ऐसा भी लिखा था कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड, तो उसकी जगह कुछ नहीं करना आपको, एस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड के अंदर का रोल नंबर करना है। मतलब कि जिधर जिधर भी रोल नंबर ऑफ लिखा है आपको एस ऑफ वो जो भी वैल्यू है वो लिखना है और उसके आगे डॉट लगा के रोल नंबर लिखना है। सेम टू सेम आपको करना है आपके नेम वाले के लिए। तो नेक्स्ट सेशन तक आपको ये तैयार करना है आपके जो CRUD ऑपरेशन का, जैसा मेरे पास में एक फोल्डर बना हुआ है, आपके पास में भी डेस्कटॉप पर ऐसा एक फोल्डर बना हुआ होना चाहिए। बता देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड बता देता हूँ आपको, 2 मिनट। ये ऐसा CRUD नाम का आपके पास में प्रोजेक्ट्स के अंदर, मेरे सी के प्रोजेक्ट्स के अंदर CRUD नाम का आपके पास में फोल्डर होना चाहिए। उस CRUD के अंदर application.c होना चाहिए, application.c के अंदर ऐसा पूरा कोड होना चाहिए। इस कोड के अंदर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये आपने ये जो 100 एलिमेंट की अरे डिक्लेयर करी थी, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उस स्ट्रक्चर के 100 की एक अरे बनाई है उन स्ट्रक्चर्स की, उसको डिक्लेयर करना है। तो नेक्स्ट सेशन तक आपको ये खुद से करना है। अगर नहीं हो पा रहा तो नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में ही मैं आपको इस एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके लिए सारा काम हो जाएगा। कोशिश आपको ये करना है कि खुद से आप ये कर लें कि रोल नंबर ऑफ जहाँ पर भी लिखा है उसकी जगह पर एस ऑफ वो जो भी है और डॉट रोल नंबर कर दें। ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ ये छोटे मोटे चेंज करना है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको सिर्फ ये छोटे मोटे चेंज करना है कि जिधर भी रोल नंबर ऑफ ई उधर एस ऑफ ई डॉट रोल नंबर, जिधर भी नेम ऑफ ई उधर एस ऑफ ई डॉट नेम, एस ऑफ ई डॉट नेम। तो ये चेंजेस आप करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर फिर एप्लीकेशन नहीं चल रही हो, कुछ कंपाइल एरर आते हो, तो उनको खुद से सुधारने की कोशिश कीजिएगा। अब आप खुद से कोड को सुधारने की आदत डाल लीजिए। जब भी प्रोग्राम में कोई समस्या होती है तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, टर्मिनल के अंदर
टर्मिनल के अंदर मान लीजिए अभी फ़िलहाल तो CD डेस्कटॉप पे आऊँगा पहले, अब GCC ABCD डॉट सी, इसके अंदर ऐसा कुछ जब भी होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपकी जो फाइल है वो इसका नाम लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा जो भी नंबर। अब ये जो नंबर होता है ये डिफाइन करता है कि कौन सी नंबर ऑफ लाइन में एरर है। तो ये वाली लाइन में अगर फॉर एग्जांपल के लिए अभी एरर है, मैं मान लेता हूँ एरर है नहीं, अगर ये वाली लाइन में कहीं पे एरर है तो यहाँ पर 9 लिखा होगा। तो चलिए कोड खोल के देखते हैं। तो जैसे मैं कोड खोलूंगा तो अभी फ़िलहाल तो शायद कोड जा चुका है, तो छोड़िए इसको। अब आप देखिएगा आपके कोड में जब भी आप एडिट करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्रड में करके दिखाता हूँ इसको, CD प्रोजेक्ट्स, CDC प्रोजेक्ट्स, या फिर उसमें क्या था मुझे देखना पड़ेगा, C प्रोजेक्ट्स, CD प्रोजेक्ट, C प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा CD और C प्रोजेक्ट्स टेस्टिंग, नहीं सॉरी, क्रड ऑपरेशन। इसका मैं यहाँ पर, इससे मैं उस लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा। तो ये मैं आ गया क्रड वाले फोल्डर में। क्रड वाले फोल्डर के अंदर में हम applications.c नाम की जो फाइल है उसको ओपन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये 10 नंबर वाली लाइन में मैं सेमी कोलन लगाना भूल गया, उसके बाद में 17 नंबर वाली लाइन में मैं डबल कोट लगाना भूल गया, एक डबल कोट लगाना भूल गया, दोनों लगाना भूल गया, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं। अब जब आप गलत कोड, जो आपका गलत कोड होगा, जो शुरुआत में 100% आपका कभी ना कभी कोड गलत तो होगा ही सही, तो जो आपका कोड जब गलत होगा application.c, तो ये बता रहा है आपको कि 17 नंबर लाइन में एरर है कि printf के अंदर यहाँ पर कुछ समस्या है, उसके बाद में दूसरा एरर है कि ब्रैकेट की कुछ समस्या है, उसके बाद में 10 नंबर वाली लाइन पे एरर है कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। तो ऐसे आप सुधार सकते हैं कि अब 10 नंबर लाइन पे भी बोल रहा है कि सेमीकोलन का मैं यहाँ पर दिख रहा है, तो अब आप कोड में जाइए और 10 नंबर वाली लाइन ढूंढिए, VS कोड में दिख जाएगी आपको नंबर ऑफ लाइन, वहाँ पर जाइए सेमीकोलन लगा दीजिए। printf वाली लाइन को जैसे ही आप देखेंगे कि 17 नंबर, ये बोल रहा है कि चिल्ला के बोल रहा है कि 17 नंबर लाइन पे जाओ, 17 नंबर लाइन पे जाओ, 17 नंबर लाइन पे आया तो आपको दिख जाएगा अलग ही कि यहाँ पर डबल कोड नहीं है, ही नहीं, मैं भूल गया लगाना, तो आप यहाँ पर डबल कोड लगा देंगे। अब जब इसको सेव करके कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। अब ये कंपाइल हो गया। तो ऐसे ढूंढते हैं हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है उसको, ये तरीका होता है उस प्रोग्राम में एरर को ढूंढने का, कोई बग को ढूंढने का। कंपाइल एरर के लिए हमें नंबर ऑफ लाइन भी बता देते हैं कि इस वाली लाइन में समस्या है, तो हम उस वाली लाइन में जाके उसको टिक कर सकते हैं। अगर कभी समस्या न मिले तो उसके एक लाइन पहले या उसके एक लाइन बाद को देखिएगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मेरी बात नहीं मानेंगे, इस वाले काम में घंटों घंटों खराब हो जाते हैं एरर ढूंढने वाले काम में, कभी कोई बड़े प्रोग्राम में अगर एरर आ जाए तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में पॉइंटर अरिथमेटिक वगैरह कुछ छोटी मोटी बात रह गई स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम जो स्ट्रक्चर्स बनाए हमने उन पे कुछ पॉइंटर्स बनाएंगे, उनके लिए ऐसे पॉइंटर बनाएंगे जो स्ट्रक्चर्स के एड्रेस को स्टोर कर सके, और भी बहुत सारी बातें होगी। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।